नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बाबा नागार्जुन की एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है बादल को घिरते देखा है, इस पर विस्तृत चर्चा करूंगी। ये कविता मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपसे इस कविता से संबंधित कैसा भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसका उत्तर देने में सदैव सक्षम रहें। तो बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि एक ही बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ। तो सबसे पहले तो जानिए बाबा नागार्जुन के बारे में। इनका असली नाम क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। भविष्य में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करेंगे तो फिर उसमें आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे और काफ़ी मदद मिलेगी। तो बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम जो था वो था बैद्यनाथ मिश्र। आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं। बाकी बादल को घिरते देखा है, यहाँ शीर्षक से ही ज्ञात हो रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर ये कविता रची है बाबा नागार्जुन ने। और ये कविता मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपसे सप्रसंग व्याख्या की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे बताना चाहिए संदर्भ के अंतर्गत कि ये कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो बाबा नागार्जुन का एक काव्य संग्रह है युगधारा। आप नोट डाउन करिए, युगधारा काव्य संग्रह, जो कि प्रकाशित हुआ था या फिर जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1953। इसमें ये कविता संकलित है। तो आप ये सारे तथ्य नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो कविता है बादल को घिरते देखा है, ये हिमालय के विराट सौंदर्य को दर्शाती है, उसके बारे में चर्चा की है बाबा नागार्जुन ने इस कविता में। और भारतीय सांस्कृतिक स्मृति और कवि नागार्जुन की यायावरी चेतना से तात्पर्य है कि यायावर स्वभाव के थे बाबा नागार्जुन, यानी कि घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, घूमते रहते थे, स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। और कवि का प्रकृति से कितना सौहार्दपूर्ण संबंध होता है ये बात तो आप जानते ही होंगे। तो प्रकृति के मध्य बैठकर हिमालय के सौंदर्य को लिखा है, बखान किया है इस कविता में बाबा नागार्जुन ने। तो वे यहाँ केवल बादलों को देखते ही नहीं हैं, बादलों को घिरते हुए सिर्फ देखते नहीं हैं, बल्कि वे समय, इतिहास, मिथक, सौंदर्य और जीवन की गति को एक साथ देखते हैं और एक साथ चित्रित करते हुए पाठक के समक्ष रखते हैं। अब आ जाते हैं कविता पर। तो लिखते हैं नागार्जुन कि अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर बादल को घिरते देखना कवि नागार्जुन के, जिनका वास्तविक नाम है बैद्यनाथ मिश्र, उनके प्रत्यक्ष, जो उन्होंने सामने से देखा है, तो उनके प्रत्यक्ष अनुभव और साक्षी भाव को प्रकट करता है। तो यहाँ पर वे बता रहे हैं कि उन्होंने स्वच्छ उजले पर्वत शिखरों पर बादलों को घिरते देखा है। वैसे भी जब पर्वतों से हम बादलों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वयं बादलों के मध्य आ गए हैं, या फिर बादल पर्वत की चोटी से, शिखर से मिलते हुए से नज़र आते हैं। आगे एक शब्द आया है तुहिन कण। तो यहाँ पर तुहिन कण से तात्पर्य है, आशय है बर्फ के ठंडे कण। तो यहाँ पर कवि उनकी तुलना, किसकी तुलना? बर्फ के जो ठंडे कण हैं, तुहिन कण हैं, उनकी तुलना मोती से कर रहे हैं कि वे मोती के समान प्रतीत हो रहे हैं। आगे कहते हैं कि मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। तो मान सरोवर झील में, जिसे भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र और दिव्य माना गया है, उसमें खिले स्वर्णिम कमलों पर बर्फ के जो शीतल कण हैं उन्हें गिरते हुए देखा है। किसने? कवि ने। तो यहाँ पर स्वर्णिम कमल जो हैं वो आध्यात्मिक शुद्धता और सौंदर्य के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर इस पद्यांश में कवि हिमालय की निर्मलता, दिव्यता और अलौकिक सौंदर्य का सजीव चित्रण कर रहे हैं। तो बादल यहाँ केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, यानी कि बादल को घिरते देखना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि शांति, पवित्रता और सृजन के प्रतीक बन जाते हैं। तो कवि का उद्देश्य इस पद्यांश के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को उद्घाटित करते हुए ये बताना है कि उन्होंने यह दृश्य कल्पना से नहीं बल्कि अनुभव से प्रत्यक्ष देखा है। आगे लिखते हैं बाबा नागार्जुन कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को
घिरते देखा है। तो यहाँ पर तुंग से तात्पर्य है हिमालय की विराटता, उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यानी कि हिमालय से, इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही, हिमालय से कितनी ही नदियों का उद्गम होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और कंधों पर कहकर हिमालय को यहाँ पर मानवीकृत कर दे रहे हैं बाबा नागार्जुन। तो उन झीलों के जल में समतल देशों से आकर, यानी कि मैदानी प्रदेशों से, विभिन्न क्षेत्रों से आकर हंस जो हैं वो तैरते हैं और यहाँ पर शांति खोजते हैं। लिखा है ना, पावस की उमस से आकुल, यानी कि बरसात की उमस से बचकर। अब जब बरसात होती है, आप सभी ने अनुभव किया होगा, गर्मी के टाइम पे जब बरसात होती है तो बड़ी उमस हो जाती है चारों तरफ। बरसात के बाद गर्मी कुछ अधिक बढ़ ही जाती है। तो यहाँ पर वही तात्पर्य है कि जो मैदानों से आए हुए, तो जो मैदानों से हंस आए हुए हैं बरसात की उमस से बचकर, वे इन नदियों के शीतल जल में शांति खोजते हैं। तो यहाँ पर हंस जो हैं वो ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। और यहाँ इस पद्यांश के माध्यम से बाबा नागार्जुन ने प्रकृति को आश्रय और शांति देने वाली शक्ति के रूप में चित्रित किया है। आगे लिखते हैं बाबा नागार्जुन, अगला पद्यांश है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था। वसंत ऋतु का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सुबह का वातावरण है और सुबह का वातावरण कितना सुंदर होता है, और वहीं वसंत ऋतु जिसे ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा कहा जाता है, उसके सुबह के वातावरण की, सुप्रभात की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बाबा नागार्जुन। तो ऋतु वसंत का सुप्रभात था। कैसा प्रभात था? मंद मंद था अनिल बह रहा। अनिल यानी कि वायु, मंद मंद मध्यम मध्यम गति के साथ में वायु बह रही थी। वालारुण की मृदु किरणें थी। वालारुण से तात्पर्य है, दो शब्दों से मिलकर बना है, वाल और अरुण, यानी कि अरुण का वाल रूप। तो यहाँ पर सूर्य की, उगते सूर्य की चर्चा हो रही है। तो उगते सूर्य की कोमल किरणें, वालारुण की मृदु किरणें, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। वैसे भी सुबह का जो वातावरण होता है उसमें आप देखिएगा, चाहे गर्मी का समय हो चाहे सर्दी का समय हो, सर्दी के समय में तो सुबह की किरणें बेहद सुखद प्रतीत होती हैं। तो सुबह की किरणें जो हैं, इसीलिए उनके लिए मृदु शब्द प्रयोग किया है बाबा नागार्जुन ने, क्योंकि वे कभी चुभती नहीं हैं, उनसे कभी आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, यानी कि आसपास के पर्वत शिखर सूर्य किरणों से सुनहरे यानी कि स्वर्णाभ दिखाई दे रहे थे। तो ये दृश्य प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य को उभारता है। आगे लिखते हैं, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित वेवस उस चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर चकवा और चकवी का वर्णन किया है बाबा नागार्जुन ने, और इनके बारे में आपको कथा तो पता ही होगी। ये दो पक्षी होते हैं, युगल जोड़ा होता है, जो दिन में साथ रहते हैं और रात में अलग हो जाते हैं। पूरी रात एक दूसरे को पुकारते रहते हैं, और जब सूर्योदय होता है यानी कि दिन होता है, तब इनका मिलन होता है। तो यहाँ पर वियोग और प्रेम के प्रतीक बन जाते हैं चकवा और चकई। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि एक दूसरे से अलग होकर, विछड़ कर चकवा और चकवी पक्षी जो हैं वो रात बिताते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं, निरंतर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं, सुबह का, सूर्योदय का इंतज़ार करते रहते हैं। तो निशा काल से चिर अभिशापित, तो निशा काल जो है, रात्रि जो है, वो उनके लिए अभिशाप के समान बन जाती है, क्योंकि वे रात्रि में, निशा काल में एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे। तो यहाँ पर कब उनका क्रंदन बंद होता है? जब वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। और वे कब मिलते हैं? सूर्य की पहली किरण के साथ में, यानी कि सुबह होते ही, सूर्योदय के साथ में उनका मिलन हो जाता है। तो सुबह होते ही उसी महान सरोवर के किनारे, लिखा है ना, उस महान सरोवर के तीरे, सरोवर के किनारे, झील के किनारे, शैवालों की हरी दरी पर, यानी कि शैवालों से ढकी हुई धरती पर, उस पर चकवा और चकवी के मध्य जो प्रेम संवाद है वो छिड़ता है। उसको देखा है किसने? बाबा नागार्जुन ने। आगे लिखते हैं,
दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाव से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस पद्यांश में कवि नागार्जुन बता रहे हैं कि बर्फ से ढकी घाटियों में, लिखा है ना दुर्गम बर्फानी घाटी में, तो बर्फ से ढकी घाटियों में सैकड़ों हजार फुट की ऊंचाई पर कवि ने एक युवा कस्तूरी मृग को देखा है। 7 सहस्त्र यानी कि सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर कवि ने किसे देखा है? एक कस्तूरी मृग को देखा है। तो वो मृग यानी कि हिरण अपनी नाभि में से आती हुई नशीली सुगंध के पीछे पीछे पागल होकर दौड़ रहा है। उसे भ्रम है कि वह सुगंध कहीं बाहर से तो नहीं आ रही है, जिसके कारण वो उसके पीछे निरंतर भाग रहा है, उस सुगंध के पीछे पीछे भाग रहा है, उस सुगंध को खोजने का प्रयास कर रहा है। निज के ही उन्मादक परिमल यानी कि उन्माद उत्पन्न करने वाली सुगंध, तो निज के ही यानी स्वयं के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, यानी कि अपने से ही चिढ़ रहा है, क्योंकि वो सुगंध का जो स्थान है उसे खोज तो पा नहीं रहा है, खोजने में असमर्थ है, निरंतर भाग रहा है और सुगंध न मिलने के कारण वह अपने आप पर ही, हिरण जो है अपने आप पर ही चिढ़ रहा है। तो वो जो दृश्य है हिरण का अपने आप पर चिढ़ने का, उस मनोरम दृश्य को कवि ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष घटित होते हुए देखा है। तो यहाँ पर नागार्जुन कह रहे हैं कि कहाँ गए धनपति कुबेरोह, यानी कि कुबेर कहाँ गए हैं, क्योंकि जो स्थान है हिमालय पर बर्फ बिखरी हुई है, हिमालय का बर्फीला आंगन है, बेहद सुंदर है, बेहद मनोरम है, ऐसे ही दृश्य पर तो कुबेर या फिर कोई अन्य देव वास करते होंगे, तो उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं नागार्जुन। क्यों कर रहे हैं आगे इस पे बात करते हैं वे, कि कहाँ गई उसकी वह अलका, अलका से यहाँ पर तात्पर्य है अलकापुरी या फिर अलका नगरी, जहाँ पर कुबेर वास करते थे। और यहाँ पर अलकापुरी की बात क्यों की है? क्योंकि यहाँ पर कालिदास के बारे में चर्चा करते हैं नागार्जुन। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या। अब यहाँ पर समझिए, कालिदास की एक रचना है मेघदूत, आप सभी ने सुन रखी होगी। मेघदूत की कथा वस्तु क्या है मैं आपको बताती हूँ। मेघदूत में युगल जोड़ा है यक्ष और यक्षिणी का। यक्ष को किसी कारणवश, किसी नियम का उल्लंघन करने के कारण कुबेर के द्वारा अलकापुरी से, अलका नगरी से निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिसके चलते यक्ष जो है वो रामगिरी पर्वत पर वास करने लगता है और अपनी यक्षिणी से बिछुड़ जाता है। लेकिन जब आषाढ़ मास का पहला दिन आता है और आकाश में घनघोर घटाएं छाती हैं, तो मेघ के माध्यम से, मेघ को दूत बनाकर यक्ष अपना संदेश यक्षिणी के पास में भेजता है। तो इस वजह से यहाँ पर कालिदास की चर्चा की है बाबा नागार्जुन ने, क्योंकि कालिदास से काफ़ी प्रभावित थे बाबा नागार्जुन ने। और नागार्जुन की एक कविता है कालिदास से संबंधित ही, कालिदास सच सच बतलाना, उसमें भी मेघदूत पर चर्चा करते हैं नागार्जुन। तो यहाँ पर आप भाव साम्यता भी ढूंढ सकते हैं। तो कुबेर को भी बहुत ढूंढा किसने? नागार्जुन ने। उनकी अलका नगरी अलकापुरी को भी ढूंढा और उन मेघों को भी ढूंढा जिन्हें दूत बनाकर यक्ष ने यक्षिणी के पास अपना संदेशा ऐसा भेजा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। ढूंढा बहुत लेकिन वे कहीं नहीं मिले, बहुत ढूंढने के पश्चात भी। तो यहाँ पर आगे कह रहे हैं, मेघदूत का पता कहीं पर कौन बताए वह छाया में, यानी कि उन मेघों का कोई मुझे पता बता दे कि वे कहाँ पर मिलेंगे, कि वे कहाँ पर छाए हुए हैं। बरस पड़ा होगा ना यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था। यानी यहाँ पर कालिदास की चर्चा कर रहे हैं कि वो कवि कल्पित था, यानी उसने शायद कल्पना करके वो सब दृश्य गढ़ा होगा, तो उन सब चीज़ों को जाने दो। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानील में गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो कवि यहाँ पर कोई कल्पित नहीं बल्कि प्रत्यक्ष, जो उन्होंने स्वयं से देखा है, प्रत्यक्ष देखे गए सौंदर्य की बात करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या देखा है? तो उन्होंने यहाँ पर भीषण जाड़ों यानी कि घोर सर्दी के दिनों में आकाश को छूते हुए कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ की झंझानील से गरज गरज भिड़ते देखा है। आकाश को छूते कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक बड़े बादल को वायु के अंदर से गरज गरज कर टकराते देखा है, भिड़ते हुए देखा है। तो यहाँ पर आगे कवि कह रहे हैं कि शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से। तो हिमालय पर्वत पर
देवदार के वृक्ष होते हैं, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो हिमालय पर्वत पर देवदारू के घने जंगल हैं। कानन का अर्थ होता है जंगल। तो हिमालय पर्वत पर देवदारू के घने जंगल हैं, उसमें सैकड़ों छोटे बड़े झरने कलकल बह रहे हैं। शत शत निर्झर निर्झरणी कल, यानी कि निर्झर झरना, निर्झरणी यानी कि छोटा झरना, तो वे कल कल करके बह रहे हैं और उनका कल कल का जो स्वर है, ध्वनि है, वो उस वातावरण में गूंज रही है, जिसकी वजह से वो वातावरण और अधिक सौंदर्यवान हो जाता है। आगे कहते हैं कि शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित, यानी कि लाल और सफ़ेद भोजपत्रों से सजी हुई कुटियां हैं, जिनमें अंदर हिमालय निवासी यानी कि वहाँ के लोग वास करते हैं, रहते हैं। आगे लिखा है, फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए। तो वहाँ के जो लोग हैं पर्वतीय क्षेत्र के, उनकी वेशभूषा कैसी है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं नागार्जुन। तो वे कहते हैं कि वहाँ के लोग अपने केशों में यानी कि बालों में रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों को लगाए रहते हैं, यानी कि फूलों से अपने बालों को सजाए रहते हैं, अपने केशों को सजाए रहते हैं। और यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, कन्याएं हैं, वे अपने कानों में नीले कमल लटकाकर पहनकर घूमती हैं, खिले हुए लाल कमलों को अपनी चोटी में लगाए रखती हैं। लिखा है ना, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, यानी कि अपनी चोटी में, यानी कि अपनी चोटी को, वेणी को लाल कमलों से सुसज्जित करती हैं, सजाती हैं। रजत रचित मणि खचित कलामय, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, द्राक्षा का अर्थ होता है अंगूर, रखे सामने अपने अपने। तो यहाँ के यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के, हिमालय क्षेत्र के स्त्री और पुरुष लोग हैं, वो द्राक्षा सब पूरित यानी कि मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, और उस मदिरा के सेवन के चलते ही उनकी आँखों में नशे की लाली दिखाई देती है। तो इन पंक्तियों में इसी का वर्णन है कि किस प्रकार से वे मदिरा का सेवन करते हैं। लोहित चंदन की तृप्ति पर नरम निदाग वाल कस्तूरी, मृग छालों पर पालथी मारे, यानी कि मृग छाल से जो आसन बनाया जाता है उस पर वे पालथी मारकर बैठ जाते हैं, और उनके समक्ष लोहित चंदन यानी कि उनके समक्ष लोहित चंदन यानी कि लाल चंदन से बनी हुई तिपाइयाँ रखी हुई हैं, जिन पर मदिरा इत्यादि पात्रों में, सुराहियों में भरी हुई रखी हुई है। आगे लिखा है, उन्मद किन्नर किन्नरियों की, यानी वहाँ के स्त्री और पुरुष जो हैं, उनकी मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो वहाँ के जो स्त्री और पुरुष हैं, किन्नर और किन्नरियाँ हैं, वे अपनी कोमल आकर्षक उंगलियों से वंशी बजा रहे हैं या फिर वंशी की मधुर तान छोड़ रहे हैं। तो कवि ने ऐसे कलात्मक जीवन को देखा है। वह जीवन कितना सुंदर है, कितना मनोरम है, कितना अच्छा है, जिसे प्रत्यक्ष रूप में अपनी आँखों से कवि नागार्जुन ने देखा है। तो ऐसे वातावरण में हिमालय की श्वेत चोटियों पर घिरते हुए बादल की सुंदरता इस वातावरण को और भी अधिक मादक बना देती है, जिसका यहाँ पर वर्णन करते हैं नागार्जुन। तो कविता यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ी सी बड़ी कविता थी, बाकी आई होप आपको कविता अच्छे से समझ आई होगी। पूरी ही कविता प्राकृतिक सौंदर्य पर और कहीं कहीं पर प्रकृति को मानवीकृत करते हुए बाबा नागार्जुन ने लिखी है। बाकी कालिदास का भी यहाँ पर वर्णन किया है, उनकी रचना मेघदूत का यहाँ पर वर्णन किया है बाबा नागार्जुन ने। तो इन सभी तथ्यों को आप अलग से नोट डाउन ज़रूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।